नमस्कार साथियों, मैं दिलावर सिंह परिहार कैरियर रेलवे एग्जाम्स में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2026 के अंदर आप सभी लोगों को रेलवे में बहुत सारी शानदार वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत साइंस एक इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। अगर हम ग्रुप डी की बात करें, साथ के साथ अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो साइंस के ठीक ठाक क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। मैं साथियों साइंस के एक शानदार सीरीज आप सभी के रेलवे एग्जाम्स के लिए यहां पर लेकर आया हुआ हूं, जिसका आज पहला सेशन है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन लगेगी। कंसेप्ट के साथ शानदार एनिमेशन हम यहां पर देखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक विटामिन होने वाला है। टॉपिक को कवर अप करने के बाद इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी मैं यहां पर सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को एकदम बेहतर तरीके से। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है विटामिन्स, जो कि न्यूट्रिशन चैप्टर अर्थात पोषण के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें विटामिन्स की तो विटामिन्स होते क्या है, जनरली यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन के साथ हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं। सबसे पहले विटामिन्स ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को ऊर्जा नहीं देते बल्कि उपापचय में मदद करते हैं तथा रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। लिखा हुआ है विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी बट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। तो यहां पर हमने कहा कि विटामिन जो होते हैं वो हमें ऐसा नहीं है कि विटामिन को इनटेक करने के बाद आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाए। किस तरह की एनर्जी? एनर्जी कुछ इस तरह की कि अगर हम किसी भी प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं जस्ट लाइक प्रोटीन, तो उससे 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी बनती है 1 ग्राम प्रोटीन से। अगर हम फैट लेते हैं तो 9.0 किलो कैलोरी एनर्जी वहां पर बनती हुई दिखती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो यहां पर भी 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी आपको बनती हुई दिखाई देती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी, 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से 1 ग्राम कंज्यूम करने पर हमें किलो कैलोरीज में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और आगे लिखा हुआ है किलो जूल में कितनी एनर्जी मिलेगी, इस तरह की एनर्जी। लेकिन विटामिन का जब हम एक तरीके से कंजप्शन करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की किलो कैलोरी में एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन से हमें एनर्जी मिलेगी 0 किलो कैलोरी, मतलब एक भी एनर्जी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो यह कम मात्रा में आवश्यक होते हैं तथा शरीर के जैविक क्रियाओं में सहायता करते हैं। इनसे किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना। तो लिखा हुआ है दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड असिस्ट इन द बॉडीज बायोलॉजिकल प्रोसेस। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एनर्जी। मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, विटामिन के कंजप्शन से कितनी एनर्जी मिलेगी? 0 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो इनका जो काम होगा कि ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज को आप मिला दोगे तो वो बनेगी आपकी मेटाबॉलिक। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं उपचय और अपचय, दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं तो चीज बनती है उपापचय। इसके अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर जैसे डाइजेशन हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन हो रहा है और शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है वो आपकी एक्टिविटीज कहलाएंगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो उन एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से कंडक्ट कराने में ये हमारे विटामिन हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अगर इनकी डेफिशिएंसी हुई तो तरह तरह की डिजीज, जैसे अगर बात कर रहे हैं हेयर फॉल्स हो जाना, आंखों में स्पष्ट दिखाई ना देना, स्किन से रिलेटेड डिजीज, बोन से रिलेटेड डिजीज, तो अलग अलग तरह की डिजीज आपको हो जाएगी या किसी भी व्यक्ति को हो जाएगी जिसके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है या कमी है। ठीक है, तो एनर्जी नहीं देंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प कर रहे हैं, उपापचयी अभिक्रियाओं में, और रोगों से शरीर की ये रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वर्ड था विटामिन ये दिया था कैशमियर फंक ने। ठीक है ना, तो यहां पर लिख लो फंक साहब एक आपके हुए, उन्होंने ये आपका शब्द दिया था 1911 में, 1911 में ये वर्ड आया और इन्होंने शब्द दिया आपका विटामिन। किसने दिया?
कैशमियर फंक ने दिया। ऑल राइट, यहां तक उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं बढ़िया तरीके से और आगे चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। विटामिन के अगर हम प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करते हैं, तो जनरली जो विटामिन है वो ए बी सी डी ई और के है। ठीक है, मुख्य विटामिन जो है वो आपके कौन कौन से हैं मेरे भाई? तो मुख्य विटामिन जो है वो आपके याद रखिएगा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट आपके विटामिन है। इसके अलावा विटामिन पी भी मैंने यहां पर आपको बताया है, लेकिन मेनली जो आपके विटामिन है ए बी सी डी ई और आपके के होने वाले हैं। अगर हम बात करें तो विटामिन को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, दो भागों में आपका यहां पर बांटा गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, और सेकंड अगर हम देखेंगे तो जल में घुलनशील विटामिन, जिसे हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल आपके विटामिन। ठीक है, मतलब हमने बेसिकली न्यूट्रिएंट्स लिए, हमने पोषक पदार्थ लिए, उससे हमें क्या मिला? विटामिन मिला। तो कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिवर के अंदर जाकर संचित हो जाते हैं, साथ ही साथ वसी ऊतक या एडिपोज टिश्यू में जाकर आपके क्या हो जाते हैं? संचित हो जाते हैं। तो लिवर में उपस्थित वसा और वसी ऊतक या एडिपोज टिश्यू के अंदर जो जाकर संचित हो जाते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, फैट में आपके जाकर डिसॉल्व होते हैं और फैट के ही जरिए हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं, संचित रहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। दूसरी चीज जल में घुलनशील, ऐसे विटामिन जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद पानी में घुलते हैं और मूत्र के द्वारा, यूरिन के थ्रू भी हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, वो आपके जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन कितने तरह के हैं मेरे भाई? दो तरह के, जो हमारे फैट में डिसॉल्व हो जाए और दूसरे हमारे वाटर में डिसॉल्व हो जाए। फैट में जो आपके डिसॉल्व हो रहे हैं वो आपका विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ विटामिन डी, जिसका नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, विटामिन ई, केमिकल नेम टोकोफेरॉल। साथ ही साथ लास्ट विटामिन के, फिलोक्विनोन, इसे ही फिनाडीन के नाम से भी जानते हैं हम, फिलोक्विनोन भी कहते हैं और इसे ही फिनाडीन भी कहते हैं। इसकी ट्रिक जो है वो है आपकी कीड़ा, KEDA। तो कीड़ा यहां पर आपकी ट्रिक हो जाएगी। तो कीड़ा से आपको याद रखना है विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे वो विटामिन हैं जो फैट के अंदर जाकर डिसॉल्व हो रहे हैं, हमारे शरीर में स्टोर हो रहे हैं। याद रखिएगा, जो विटामिन वसा में जाकर घुल जा रहा है या वसा के रूप में हमारे शरीर में मौजूद है, वही भविष्य के लिए स्टोर होगा। बात करते हैं विटामिन बी और इसके जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, आपको पता होना चाहिए बी के कॉम्प्लेक्स है B1, B2, B3। ये देखिए बी के कॉम्प्लेक्सेस हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B17। ये सारे के सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं और ये सभी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर के पानी में जाकर घुलते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी और उसके सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस, साथ ही साथ विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड हम कहते हैं भाई, और विटामिन पी, जिसे सिट्रिन के नाम से जानते हैं, ये भी वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। और जो विटामिन पानी में घुलते हैं वही मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, वाटर में सॉल्युबल और फैट में सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन से। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब ए, डी, ई और के, इनसे याद रखिएगा चीजों को समझना और पढ़ना। ठीक है, तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं किस चीज से? आपके विटामिन याद रखिएगा जो फैट में सॉल्युबल है। चलिए जी, तो सबसे पहले वसा में घुलनशील जो विटामिन है, सबसे पहला विटामिन जो है वो है हमारा विटामिन, याद रखिएगा आप सभी लोग, विटामिन ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। तो इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम जो यहां पर होने वाला है, तो केमिकल नेम या रासायनिक नाम जो होगा दैट इज रेटिनॉल। तो रेटिनॉल इसका क्या है? एक तरीके से केमिकल नेम। नेचुरल नेम की बात करेंगे, प्राकृतिक नाम की बात करते हैं अगर हम सभी नेचुरल नेम की, वो कैरोटीन है। कैरोटीन क्यों है नेचुरल नेम? क्योंकि कैरोटीन युक्त पदार्थों से हमें मिलता है विटामिन ए। जो प्राकृतिक पदार्थ बेसिकली कैरोटीन रखते हैं, जैसे गाजर और हरी सब्जियां, इनके अंदर प्राकृतिक रूप से कैरोटीन मौजूद होता है, आप देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली कैरोटीन युक्त आपके विटामिन किसे कहा जाएगा? विटामिन ए। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे एग्जाम्स में, ध्यान देंगे इस फैक्ट को। आगे क्वेश्चन आंसर की सीरीज में भी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली याद रखिएगा आपके कैरोटीन। साथ ही साथ एंटी इंफेक्शन विटामिन की बात करते हैं तो वो विटामिन ए होगा, संक्रमण रोधी विटामिन भी इसे कहा जाएगा।
क्योंकि शरीर में जो नॉर्मल संक्रमण होता है ना, सामान्य जो एक तरीके से इन्फेक्शन होता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और नॉर्मल विजन मतलब सामान्य दृष्टि, जो हमारा विजन होता है ना, आंखों के देखने की क्षमता, उसे ये बनाए रखता है। तो एंटी इन्फेक्शन और नॉर्मल विजन के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। आगे चल लेते हैं भाई, स्रोत की बात करते हैं, सोर्सेस की बात करते हैं। अगर हम विटामिन ए के, तो सबसे पहले गाजर, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, और सर्वाधिक याद रखिएगा हरे पत्तेदार सब्जियों में पालक की बात करेंगे, पालक में मिलेगा। देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ ही साथ दूध, अंडा और ईस्ट आदि। ईस्ट मैंने यहां पर अलग कलर से लिखा हुआ, कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ईस्ट है, खमीर है, वो किसका बेहतर रिसोर्स है? विटामिन ए का बेहतर रिसोर्स है। साथ ही साथ कैरेट, पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जस्ट लाइक स्पेनिश, मिल्क, एग, ईस्ट, ईटीसी। ठीक है। और अगर हम बात करें मछलियों के यकृत में, मछलियों के यकृत में इन फिश लिवर भी विटामिन ए देखने को मिलता है। और मछलियों के यकृत में विटामिन ए के अलावा विटामिन डी भी देखने को मिलता है, ये भी यहां पर लिख लेना। ठीक है, विटामिन ए तो मिलेगा ही मिलेगा, विटामिन आपका जो डी है कैल्सीफेरॉल, वो भी यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कमी से रोग की बात करते हैं कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो कौन कौन सी डिजीज यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा सबसे पहली डिजीज रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, क्या होगा रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस? अगर रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो होगा क्या, जब आंख में उपस्थित कोशिकाओं, दो प्रकार की कोशिकाएं हैं आंख में, शंकु और आपका शलाका में, शलाका कोशिका नष्ट हो जाती है तो कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा, व्हेन द रॉड सेल्स इन द आई आर डैमेज्ड, विजन इज इंप्योर्ड इन लो लाइट कंडीशन। तो याद रखिएगा लो लाइट कंडीशन में, क्योंकि कम प्रकाश में दिखाने का जो काम करती हैं वो आपको पता होना चाहिए, शलाका कोशिकाएं हैं। इन्हें ही रॉड सेल के नाम से जाना जाएगा, इन्हें ही छड़ कोशिकाओं के नाम से जाना जाएगा। तो इनका नाम ही छड़ कोशिकाएं भी होता है, तो इसे ही छड़ कोशिकाओं के नाम से जाना जाएगा, आपकी रॉड सेल्स के नाम से जाना जाएगा। नोट डाउन करिएगा। ठीक है, दो तरह की कोशिकाएं हैं, रॉड और कोन, जिसमें से रॉड सेल्स या शलाका कोशिकाओं के नष्ट होने से हमें कम प्रकाश की कंडीशन में दिखाई नहीं देता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। दिन में तो ठीक ठाक दिखाई देगा, लेकिन जब प्रकाश की मात्रा कम होगी तब वही दिखने में या फिर किसी विजन में किसी चीज को देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। इसीलिए ब्लाइंडनेस के आगे लगा हो नाइट, रात में ना दिखना। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है प्रकाश कम हो तब दिखाई नहीं देता है। अब अगर हम बात करें तो इसे ही नोट पॉइंट में यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इसे ही निक्टालोपिया के नाम से जानते हैं। अब रतौंधी जो है वो बेसिकली पुराना शब्द हो गया नाइट ब्लाइंडनेस। अब सवाल आएगा निक्टालोपिया क्या है? तो मेरे भाई निक्टालोपिया रतौंधी को ही कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, बहुत ही बढ़िया फैक्ट ये है आपके लिए निक्टालोपिया। क्लियर है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि आप इस साइंस की सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने साफ तौर पे लिखा हुआ है रेलवे एग्जाम्स 2026। तो 2026 में आने वाले रेलवे एग्जाम्स ग्रुप डी में 25 क्वेश्चंस सारे के सारे बढ़िया तरीके से कवर अप कर लोगे। एनटीपीसी में भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे, मतलब रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर आपको साइंस में प्रॉब्लम हो। इस क्लास को करने के बाद, इस सीरीज को करने के बाद, तो कैरेविल रेलवे एग्जाम्स में कॉन्टिन्यूसली अब साइंस की क्लास मेरे द्वारा लाई जाएगी। और यकीन मानिए साथियों, इस क्लास को फॉलो कर लीजिए। आपने पहले साइंस पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी मायने नहीं रखता है, आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं नहीं है मायने नहीं रखता है। बस इस सेशन को आप रेगुलर बेसिस पर अटेंड करिए, डेफिनेटली आपका जो साइंस का डर है, जो साइंस की प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? आप क्लास करने के बाद क्वेश्चन लगाकर देखिएगा, मैं क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं, यकीन मानिए मजा आ जाएगा भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस तो सबको पता है। इसके अलावा विटामिन याद रखिएगा ए की डेफिशिएंसी से दो और डिजीज होंगी। सबसे पहली डिजीज ज़ीरोप्थेल्मिया। ठीक है, ज़ेरोप्थेल्मिया। ठीक है, अब ज़ेरोप्थेल्मिया में क्या होगा, आपको पता है कि आंखों में
आंखों में 4 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। आंखों में 4 तरह की लेयर्स पाई जाएंगी। सबसे पहली लेयर कंजक्टाइवा, फिर हमारा कॉर्निया, फिर लेंस और लास्ट में रेटिना। तो ये 4 लेयर है, इसे कहेंगे कंजक्टाइवा। सेकेंड लेयर हमारी कॉर्निया है, फिर थर्ड लेयर लेंस है और फोर्थ लेयर जो है दैट इज रेटिना। ठीक है, ठीक है, इस तरह की आंखों में लेयर्स है। अब यहां पर जो कॉर्निया है, जब कॉर्निया का द्रव जिसे कॉर्नियल फ्लूइड कहते हैं ये सूख जाता है और आंखों में छाले पड़ जाते हैं। व्हेन द कॉर्नियल फ्लूइड ड्राइज अप ब्लिस्टर्स फॉर्म। तो आपको पता है कि ये जो कॉर्निया है हमारा, ये यही वो पार्ट है जो बेसिकली डोनेट किया जाता है जब हम आंखों के दान की बात करते हैं, और कुछ नहीं, इस कॉर्निया को ही डोनेट करते हैं। ठीक है, कॉर्निया के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे कॉर्नियल फ्लूइड कहते हैं, वो एकदम ड्राई हो जाता है। ठीक है, वो मतलब सूख जाएगा, फ्लूइड बचेगा नहीं। तो आपको पता है जो आंख है वहां पर छाले पड़ जाएंगे फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण। ठीक है, अभी आप जब हम पलक झपकाते हैं तो हमें बड़ा ही स्मूथ एक तरीके से मामला नजर आता है, बड़ी ही स्मूथ तरीके से हम पलके झपका लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्नियल फ्लूइड नमी बनाए रखता है। ये फ्लूइड अगर खत्म हो गया, जो कि किस डिजीज में खत्म होता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया। याद करने का तरीका है, कॉर्निया का फ्लूइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉर्निया में जो द्रव है वो जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब बचेगा ही नहीं, आंखों में छाले पड़ जाएंगी, ज़ेरोफ्थैल्मिया। ठीक है, इसका जस्ट उल्टी एक डिजीज है केराटोमलेशिया। ये तीसरी डिजीज है जो कि विटामिन ए से होगी, केराटोमलेशिया। यहां पर क्या हो रहा था, कॉर्नियल फ्लूइड आपका खत्म हो जा रहा था जिससे आंखों में छाले पड़ रहे थे। इस डिजीज में, केराटोमलेशिया में, जब कॉर्निया की भित्ति फट जाती है और आंखों से पानी बहने लगता है, व्हेन द वॉल ऑफ द कॉर्निया बर्स्ट एंड वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, मतलब आंखों से पानी एक तरीके से बहने लगता है, क्योंकि ये कॉर्निया है, इसके पीछे एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है वो फ्लूइड, और वो झिल्ली फटने से आंखों का जो कॉर्निया की जो मेम्ब्रेन है वो फटती है, तो लगातार आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ज़ेरोफ्थैल्मिया में एकदम सूख जाएगी आंख, और केराटोमलेशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पानी निकलने लगेगा आंखों से बाहर। तो 3 डिजीज जो कि हमने यहां पर देखी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में ना दिखाई देना या कम प्रकाश की कंडीशन में, ज़ेरोफ्थैल्मिया, कॉर्निया में छाले पड़ जाना, और ज़ेरोफ्थैल्मिया जहां पर क्या होगा, कॉर्निया से पानी बाहर आने लगेगा, वो पानी नहीं, कॉर्नियल द्रव होगा। ठीक है, और एट लास्ट संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हुई तो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा शरीर में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है। और भविष्य के लिए जो विटामिन ए है ये यकृत में संचित होता है। यकृत में क्या होता है, इसका संचय। क्वेश्चन आता है कि बेसिकली ये कहां पर स्टोर होता है फ्यूचर के लिए, तो लिवर ही वो चीज है जो ग्लूकोज को, विटामिन को अपने अंदर स्टोर करती है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में अगर कमी हुई किसी चीज की, विटामिन की, ग्लूकोज की, तो सप्लाई लिवर देता है। तो लिवर के अंदर बेसिकली सारे विटामिन, उनमें से सबसे प्रमुख है विटामिन ए, वो स्टोर होता है। ठीक है, नेचुरल नेम भी बताया, केमिकल नेम भी बताया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिजीज है वो भी यहां पर एक तरीके से कवर अप हमारी हो चुकी है। ठीक है, इसके रिसोर्स याद रखिएगा, गाजर, पपीता और हरे पत्तेदार सब्जियां अक्सर पूछा गया है, ईस्ट भी कई बार पूछा गया है, और मछली के यकृत का तेल। ठीक है, तो ये विटामिन डी का भी रिसोर्स है आपका, जो फिश लिवर ऑयल है। ठीक है, इस तरह से विटामिन ए आपका यहां पर कवर अप होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन आपके डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में बात करेंगे तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होगा आपका वो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम से रिलेवेंट है तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी या विटामिन डी1 दोनों का ही क्या है, कैल्सीफेरॉल है। डी या फिर डी1, डी1 करके पूछे तो कंफ्यूज मत होना, डी1 और डी एक ही है, कैल्सीफेरॉल। इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है, जिसे हम धूप का विटामिन कहते हैं। धूप का विटामिन, क्या सर ये धूप से मिलता है? देखिए, धूप से मिलता नहीं है, धूप की उपस्थिति में बनता है। ठीक है, धूप में पाया नहीं जाता है। जब सनशाइन हमारे पास आती है तो हमारे शरीर में इसका सिंथेसिस होता है। कैसे? तो विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में होता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी occurs at the presence of
सनलाइट, और सनलाइट में भी जो यूवी रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनकी उपस्थिति में। सर कैसे पराबैंगनी किरणें? ये तो कैंसर का कारण होती हैं पराबैंगनी किरणें। ओजोन इन्हीं पराबैंगनी किरणों से तो हमारी रक्षा करता है। हाँ, अगर अधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणें हमारे पास आएंगी, हमारे त्वचा में एक तरीके से एब्जॉर्ब होंगी, तो स्किन कैंसर हो जाएगा। लेकिन कम क्वांटिटी में ये पराबैंगनी किरणें हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि यही पराबैंगनी किरणें सूर्य की हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण करती हैं। कैसे करती हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। देखिए किस तरह से ये संश्लेषण होता है। देखिए, तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में मानव त्वचा के कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित कैल्शियम तथा फॉस्फेट आयन द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, कैल्शियम एंड phosphate ions present in the cholesterol of human skin are involved in the process। देखिए कैसे होगी ये प्रोसेस। सपोज दैट ये हमारी कोई बोन है, ये हमारी कोई हड्डी है, ठीक है। हड्डी के ऊपर आपको पता है मांसपेशी है, आपका स्किन है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपके इसके ऊपर मौजूद क्या है, आपकी त्वचा है, और यहीं पर हमारा क्या मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, और इस कोलेस्ट्रॉल में आपको पता होना चाहिए, इस कोलेस्ट्रॉल में मौजूद है हमारे कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन। कैल्शियम और फॉस्फेट आयन कहां से आए हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट आयन, तो जो तुमने भोजन लिया है बेसिकली, उस भोजन से हमें कैल्शियम और फॉस्फेट आयन मिले हैं, ठीक है, जो भी फूड हमने इंटेक किया है। अब माजरा यह है कि जैसे ही याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश याद रखिएगा, सनलाइट जिसे हम साइंस में एचम्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं सनलाइट, ठीक है। तो जो हमारा सनलाइट है, जो हमारा एचम्यू है, वो जैसे ही पड़ता है किस पे, हमारे शरीर की सतह पर, तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा, और वो सनलाइट पहुंचता है हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल में पहुंचता है बेसिकली, और हमारे शरीर का जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है उसमें क्या मौजूद है, कैल्शियम और फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में मौजूद है कैल्शियम और फॉस्फेट आयन, और सनलाइट में मैंने आपको बताया है मौजूद है यूवी रेस, ठीक है, जिसे कहते हैं पराबैंगनी किरणें, सूर्य के प्रकाश में मौजूद होती है। मैंने कहा है ज्यादा मात्रा में नुकसानदायक होती है, कम मात्रा में नुकसानदायक नहीं होती है, ठीक है। अब होता क्या है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट अलग अलग है। जैसे ही याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल में मौजूद इस कैल्शियम और फॉस्फेट पर पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, तुरंत याद रखिएगा होता क्या है, ये तुम्हारा कैल्शियम और ये हमारा फॉस्फेट, ये आपस में रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है। और कंपाउंड बनाने की शर्त ये होती है केमिस्ट्री में कि जो फॉस्फेट की वैलेंसी है वो कैल्शियम के नीचे जाएगी, और जो कैल्शियम की वैलेंसी है +2 वो आपके फॉस्फेट के नीचे जाएगी। अब कैल्शियम के नीचे 3 लिखा है तो ये Ca3 हो गया। PO4 फॉस्फेट ये पूरा है PO4, इसके नीचे 2 है तो इस पूरे फॉस्फेट का होल ट्वाइस हो जाएगा, और यहां पर बनेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, मतलब ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। और इस तरह से ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट अब हमारी हड्डियों के ऊपर एक परत जमाएगा और हमारी हड्डियों का विकास करेगा, उसकी ग्रोथ करेगा। तो अल्टीमेटली इस ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 के होल ट्वाइस को बनाने के लिए हमें चाहिए सनलाइट। मतलब आपने फूड इनटेक कर लिया, उससे कैल्शियम और जो हमारा फॉस्फेट है वो ले भी लिया, लेकिन वो हड्डियों में जाकर कब जमा होगा, हड्डियों को कब मजबूत करेगा, जब सनलाइट आएगी। अगर सनलाइट नहीं आई तो ये कैल्शियम और जो आपका फॉस्फेट है हड्डियों में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर नहीं बना पाएगा और हड्डियां कमजोर रह जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई इसका जो सिंथेसिस है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है भाई,
क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, कोलेस्ट्रॉल में कैल्शियम फॉस्फेट के आयंस है, सनलाइट अगर नहीं है तो ये दोनों कन्वर्ट नहीं होंगे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट में और हड्डियां कमजोर रह जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इसके सोर्सेस क्या है, तो इन फिश लिवर ऑयल, मछली के यकृत के तेल में, रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है ना। दूसरा सनलाइट, जिसे कहते हैं सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश ऑब्वियसली वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन दो स्रोतों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा हमारा, बेसिकली विटामिन हमारा डी देखने को मिलेगा। अब बात कर देते हैं विटामिन, याद रखिएगा डी कितने तरह का होता है सर, ठीक है। और इसके रिसोर्सेस हैं जो विटामिन डी है, जैसे चीज हो गया आपका, पनीर, याद रखिएगा कॉलर्ड ग्रेन्स, तो कोलर्ड ग्रेन्स हो गया भाई हमारा, और आपका फिंक्स या फिर आपका अंजीर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी खास एग्जाम्पल्स हैं। जैसे चीज या पनीर में विटामिन डी है, कोलार्ड ग्रीन्स एक वेजिटेबल होती है, उसमें पाया जाता है विटामिन डी, फिंक्स या अंजीर आपने खाया होगा वहां पर, ये मैं एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में आपको दिखा दूंगा, पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, नोट डाउन कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम सभी लोग विटामिन डी कितने तरह का है, सर हमने तो विटामिन डी एक ही तरह का पढ़ा है, डी या फिर डी1, लेकिन ये 3 तरह का होता है, ठीक है। तो प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं तो 3 तरह का होगा। जहां पर बात करते हैं डी1, जिसे कहते हैं हम सभी हमारा कैल्सीफेरॉल, सेकंड होगा हमारा डी2, जिसे कहते हैं हम सभी एर्गो, याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल, तो सबसे पहला है डी1 या इसे ही कहते हैं डी। तो डी और डी1 दोनों अलग अलग नहीं है, डी भी बोल सकते हो या डी1 भी बोल सकते हो, नाम है कैल्सीफेरॉल। डी2 की बात करते हैं तो एर्गो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, एर्गो कैल्सीफेरॉल। और डी3 में आएगा तो डी3 में हमारे पास है कॉले कैल्सीफेरॉल। तो क्या है डी3 का, कैले कैल्सीफेरॉल, कैले कैल्सीफेरॉल, तो हमारा डी3 हो जाएगा, यहां पर आपको समझना है। कॉले याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक है, कॉले कैल्सीफेरॉल। तो इस तरह से हमने देखा 3 तरह के हैं, कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल, कॉले कैल्सीफेरॉल। जो टैबलेट्स में मौजूद होता है डी3 होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं तो वो जनरली डी3 उसके अंदर मौजूद होता है, मतलब आपका कॉले कैल्सीफेरॉल मौजूद होता है। ये 3 एग्जाम्पल भी याद रखना विटामिन डी के, ठीक है। अब सर अगर विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी होता है तो इसकी कमी से ऑब्वियसली एक तरीके से हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बिल्कुल। तो कौन कौन सी डिजीज है, तो कमी से रोग की बात करते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज की, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले जो डिजीज होगी वो हमारी रिकेट्स हो जाएगी। तो रिकेट्स नामक डिजीज होगी विटामिन डी की कमी से। इसमें बच्चों में हड्डियां लचीली व कमजोर हो जाती हैं। इन चिल्ड्रंस बोन्स बिकम फ्लेक्सिबल एंड वीक। तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो रिकेट्स डिजीज होती है, ठीक है, छोटे बच्चों में। तो क्या सर एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती, एडल्ट्स में कभी हड्डियां कमजोर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। उस कंडीशन को हम कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया, उस कंडीशन को कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में होगा क्या, वयस्कों में हड्डियां लचीली व कमजोर हो जाती हैं। इन एडल्ट्स बोन्स बिकम फ्लेक्सिबल एंड वीक, ठीक है। जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर हड्डियों का कमजोर होना ऑस्टियोमलेशिया या विटामिन डी की कमी होना, और बच्चों में विटामिन डी की कमी होना वो रिकेट्स कहलाता है। तो इस तरह से आपको समझना है, रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। कई बार क्वेश्चन आया है लेकिन हमें रिकेट्स ही याद है, लेकिन क्वेश्चन में देखना वो पूछ रहा है इन चिल्ड्रंस और इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, चिल्ड्रंस में रिकेट्स नामक, दोनों में सिमिलर होगा। हमारे शरीर के अंदर किसका संश्लेषण नहीं होगा, हमारे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का संश्लेषण। अगर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही तो एक कैल्शियम और फॉस्फेट हड्डियों में जमा नहीं होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो समझ गए मेरी बात ना, कोई दिक्कत परेशानी? और मैं बता रहा हूं आज की क्लास के बाद विटामिन चैप्टर, जितने भी विटामिन यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, एक में भी आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई डाउट नजर नहीं आएगा। बेहतर तरीके से सारी की सारी चीजें यहां पर कवर अप हो जाएंगी, ये बात आप मान लीजिए, ठीक है मेरे भाई। आगे चले हम सभी लोग बढ़िया तरीके से। अगला यहां पर देख लेते हैं विटामिन ई, ठीक है।
विटामिन ई की बात करते हैं फटाफट। यहां पर देखिए मैंने आपके रिसोर्स वगैरह भी यहां पर जो है वो लगा रखे हैं कि किससे हमें मिलता है विटामिन, याद रखिएगा ई। सबसे पहले हमारा केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम की बात करेंगे तो टोकोफेरॉल हो जाएगा, ठीक है भाई, टोकोफेरॉल विटामिन ई का, ठीक। इसके और भी कुछ नाम है, अन्य नाम की अगर बात करते हैं अदर नेम्स की, तो इसे सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन, क्योंकि बालों का झड़ना, त्वचा में झुर्रियां आदि हो जाती हैं, इसीलिए ब्यूटी को बनाए रखता है ब्यूटी विटामिन। इसे ही प्रजनन विटामिन कहा जाएगा भाई, फर्टिलिटी विटामिन या रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाए तो नपुंसकता और बियरनेस या बांझपन जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। स्टेराइल हो जाएंगी महिलाएं, पुरुषों में भी स्टेरिलिटी आ जाएगी, नपुंसकता। तो सुंदरता का विटामिन और प्रजनन विटामिन कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम वो चीजें जो एग्जाम के लिए आपकी खासी इंपॉर्टेंट है, सीधे जहां से क्वेश्चन बनेगा, सटीक क्वेश्चन बनेगा, फालतू की बातें कुछ भी इन स्लाइड्स में आपको देखने को नहीं, एकदम फिल्टर्ड कंटेंट है जो सीधे पढ़ोगे सीधे एग्जाम में आएगा और बेहतर तरीके से आप अंक निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर विटामिन ई, सुंदरता का विटामिन और प्रजनन विटामिन। अब इसके स्रोत जो आपके सोर्सेस है बहुत खास है, अंकुरित अनाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्प्राउटेड ग्रेन्स, अंकुरित अनाज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा रिसोर्स है विटामिन ई का। साथ ही साथ वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन, सरसों, मूंगफली का तेल, इन सब में देखने को मिलेगा, और दूध, अंडा, मांस, मछली आदि, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल्स, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट ऑयल, मिल्क, एग, मीट, फिश, ईटीसी, ये सब हो जाएगा हमारा, ठीक है। और मछली के यकृत का तेल यहां पर लिख लेना, मछली के यकृत का तेल, ये भी विटामिन डी का एक बेहतर रिसोर्स है। सवाल आया हुआ है रेलवे में, अभी मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा कौन सा सवाल आया है। कमी से रोग की बात करते हैं अगर हम सभी लोग, तो पहला है नपुंसकता, नपुंसकता जिसे कहते हैं स्टेरिलिटी। इसमें होगा क्या, पुरुषों में प्रजनन क्षमता का नष्ट होना, ठीक है। डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी, पहली डिजीज है स्टेरिलिटी, लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इन मेंस। सेकेंड है बांझपन, बियरनेस, जो कि महिलाओं में होगा, महिलाओं में प्रजनन क्षमता का नष्ट होना, तो महिलाओं में बांझपन मतलब वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी, और पुरुषों में नपुंसकता, तो अल्टीमेटली पुरुष भी संतान, याद रखिएगा, पैदा करने में असमर्थ हो जाएंगे और महिलाएं भी। तो स्टेरिलिटी और जो आपका बियरनेस है, बांझपन है, वो समस्या यहां पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बालों का झड़ना, हेयर लॉस, त्वचा में झुर्रियां, स्किन में रिंकल्स, तो स्किन में रिंकल्स आ जाएंगे और साथ ही साथ हेयर लॉस हो जाएगा। तो नपुंसकता, फिर बांझपन, बालों का झड़ना, त्वचा में झुर्रियां, सारा का सारा विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मछली के यकृत का तेल, जो फिश लिवर ऑयल है, वहां पर तो मिलेगा ही मिलेगा विटामिन डी आपका, विटामिन ई आपका, ठीक है ना। यहां पर देखिए कुछ रिसोर्सेस हैं, जैसे आपका मीट है, फिश है, मिल्क, एग्स, पनीर, ये सब इसके रिसोर्सेस हैं विटामिन ई के। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स जो हैं, जैसे हम वो ना फूल रख देते हैं, चने वगैरह, मूंगफली वगैरह, सोयाबीन वगैरह, सुबह उसमें अंकुर आ जाते हैं, उसे खाने से विटामिन ई ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है, ठीक है। तो ये विटामिन ई था। अगला है विटामिन के, ठीक है, ये लास्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन में, विटामिन हमारा के। रासायनिक नाम की बात करते हैं, केमिकल नेम, तो केमिकल नेम क्या होगा, फाइलोक्विनोन या फिनाडीन। तो फिलोक्विनोन या फिनाडीन इसका क्या है, केमिकल नेम है। तो केमिकल नेम याद रखिएगा, फिलोक्विनोन या फिनाडीन कहेंगे इसे हम। साथ ही साथ रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन है ये, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, ऐसा विटामिन जो चोट लगने पर, अब ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा जख्म हो गया है तो उसमें बेसिकली ये ब्लड की क्लॉटिंग कर रहा है, नहीं, छोटी मोटी चोट, छोटी मोटी टूट फूट शरीर में हो जाए, उसमें ये ब्लड की क्लॉटिंग यहां पर करता है, ठीक है। कौन करेगा, विटामिन के करेगा, ठीक है। मान लीजिए हम चल रहे हैं, गिर गए, अब सपोज दैट हम गिर गए, तो उस दौरान बेसिकली याद रखिएगा, छोटी मोटी चोट में लगभग 2 से 3 मिनट में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। वो काम कौन मदद करता है, उस काम में विटामिन के मदद करता है, ठीक है।
तो विटामिन के क्या करेगा, जैसे सपोज दैट छोटी मोटी चोट वगैरह लग जाए, उस कंडीशन में ये क्या करेगा, बेसिकली वहां पर क्लॉट बनाएगा। कैसे बनाएगा वो अभी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब विटामिन के का संश्लेषण बड़ी आंत के एक भाग कॉलन में ई कोलाए जीवाणु द्वारा किया जाता है। विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन द कॉलन अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन बाय ई कोलाई बैक्टीरिया। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पता है कि आपके शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाएगी। देखिए बड़ी आंत कुछ इस तरह से आपके शरीर में पाई जाएगी, कुछ इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारे शरीर की, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका बेसिकली सबसे पहला पोर्शन जो है ये सीकम हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर इसका जो सेकंड पोर्शन है सीकम के बाद, ये यहां से हमारा यहां तक ये हमारा कॉलन होगा। ठीक है, सीकम के बाद हमारा कॉलन पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, कॉलन, इसमें भी ये असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है। मतलब ऊपर की तरफ जाते वाला असेंडिंग लेटा हुआ हिस्सा जो है वो आपका ट्रांसवर्स, और नीचे की तरफ आता हुआ डिसेंडिंग कॉलन है। तो सीकम, कॉलन और लास्ट पार्ट जो होगा वो हमारा रेक्टम हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट हमारा रेक्टम है। ठीक है, और ये जो एकदम लास्ट में आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा एनस हो जाएगा, जिसे गुदा कहेंगे, जहां से हम वेस्ट मटेरियल को, याद रखिएगा, स्टूल के फॉर्म पे, मल के फॉर्म पे बाहर निकालते हैं। सीकम, कॉलन, रेक्टम। ये जो कॉलन पोर्शन है, इस कॉलन पोर्शन में ही आपको देखने को मिल जाएगा, इस कॉलन पोर्शन में ही देखने को मिल जाएगा ई कोलाई, एशरीकिया कोली, एक बैक्टीरिया है। और यही बैक्टीरिया विटामिन, याद रखिएगा आप सभी लोग, के और साथ ही साथ विटामिन B12, इन दोनों का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो विटामिन के और विटामिन B12 दोनों का सिंथेसिस इस लार्ज इंटेस्टाइन के आपके सेकेंड पोर्शन और सबसे बड़े पोर्शन कॉलन में ई कोलाई। ई कोलाई क्या है भाई? ई कोलाई एक सहजीवी जीवाणु है जिसे कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आपको पता होना चाहिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सहजीवी जीवाणु का मतलब क्या होगा। जब भी यहां पर शब्द आता है सिम्बायोटिक या सहजीवी, मतलब ऐसा जीव जो हमें भी फायदा पहुंचाए और हमसे भी फायदा ले। मतलब सहजीवी जहां पर एग्जाम्पल्स आते हैं वहां पर दो जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। एक होता है परजीवी, पैरासाइट, जो किसी के शरीर में रहता है और होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, अपना फायदा देखता है। जैसे आप और आपके दोस्त हैं, तो आपके दोस्त ने आपको एक दिन चाइनीज खिलाई, अगले दिन आपने उसको आइसक्रीम खिला दी, फिर अगले दिन उसने आपको पाव भाजी खिलाई, तो फिर अगले दिन आपने उसे क्या खिला दिए, गोलगप्पे खिला दिए। तो दोनों तरफ से म्यूचुअल रिलेशनशिप चल रहा है। एक ऐसा दोस्त है जो रोज आपके पैसे से खाए जा रहा है, आपको आज तक उसने पार्टी नहीं दी, तो ये पैरासिटिक रिलेशनशिप है। और दुनिया में मैं बता दूं, आजकल परजीवी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे दोस्ती में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होने चाहिए कि भाई अगर किसी से दोस्ती है तो हाँ अच्छा ठीक है, हमें लाभ पहुंचाए ना पहुंचाए, नुकसान तो ना ही पहुंचाए। तो दोस्ती भी ये चीज है कि अब जो सिम्बायोटिक टाइप की दोस्ती है वो मिलती नहीं है। अगर दोस्ती है तो लोग स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं, अपना फायदा देखते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो यहां पर जो ई कोलाई है बहुत बेहतर एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए भी जो बेसिकली दोस्ती में क्या करते हैं, एक तरीके से सामने वाले का शोषण। तो दोस्ती हो सिम्बायोटिक, जैसे ई कोलाई क्या करेगा, यहां पर रहेगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारे लिए विटामिन के और विटामिन B12 का सिंथेसिस ये करता रहेगा बेसिकली, ठीक है ना। और बेसिकली ई कोलाई इन दोनों का सिंथेसिस करता रहेगा, तो हमारा फायदा, हमें विटामिन के और विटामिन B12 मिल रहा है और हमसे न्यूट्रिएंट्स लेके अपने आप को जीवित रखेगा। ठीक है, मानवों से भोजन ले रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, बेसिकली याद रखिएगा, हमारे लिए विटामिन बना रहा है। दोनों को फायदा है। स्रोत की बात करते हैं, सोर्सेस की बात करते हैं, तो पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी और टमाटर। ठीक है,
स्पेनिश कैबेज, कॉलीफ्लावर और टोमेटो, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कमी से रोग याद रखिएगा, ड्यू टू याद रखिएगा डेफिशिएंसी, रक्त का थक्का नहीं जमता है या देरी से जमता है, ब्लड डज नॉट क्लॉट और कोगुलेट्स विथ डिले। और इस डिजीज को क्या कहेंगे? इस डिजीज को रक्तस्रावी रोग कहेंगे, हेमोरेजिक डिजीज कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? हेमोरेजिक रोग, हेमोरेजिक याद रखिएगा रोग कहेंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया मत लगा देना, कई बार हीमोफीलिया में भी याद रखिएगा आप सभी लोग, हीमोफीलिया में भी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, लेकिन उसमें विटामिन के की कमी नहीं होगी। हीमोफीलिया बेसिकली आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया आनुवांशिक याद रखिएगा आपका रोग है, जेनेटिक डिजीज है ये जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक रोग है जो जन्म से ही होता है, जेनेटिक डिजीज। ठीक है, तो बाय बर्थ अगर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही जन्म से ही, तब डिजीज होगी हीमोफीलिया। और ये शाही रोग कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन की महारानी को सबसे पहले ये डिजीज थी। वैसे तो कई गरीब पहले ही निपट गए होंगे, बट रानी थी, चेकअप हुआ, जांच हुई तो पता चला कि उन्हें इस तरह की डिजीज है ना। लेकिन हीमोफीलिया अलग है, विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया नहीं होगा। कितना भी तुम विटामिन के की टैबलेट सब कुछ खा लो, अगर हीमोफीलिया है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि बाय बर्थ जेनेटिकली वो प्रॉब्लम है। लेकिन विटामिन के की कमी से अगर ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, दैट इज कॉल्ड हेमोरेजिक डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आया, और अक्सर ब्लड ना जमने को हम जोड़ देते हैं हीमोफीलिया से, वो अलग चीज है। के की कमी से हेमोरेजिक डिजीज, रक्तस्रावी बुखार। नॉर्मली जो क्लॉटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 से 3 मिनट में, ठीक है ना, लेकिन नहीं होती है। अब सर ये क्यों जरूरी है विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए? आइए उस कंसेप्ट पे आते हैं। एक्चुअल में विटामिन के यकृत के अंदर फिब्रिनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है। तो विटामिन जो के होता है हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फिब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन इन द लिवर। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने की अहम जिम्मेदारी होती है विशेष प्रोटीनों की। जैसे विटामिन जो के होता है वो क्या करता है, लिवर जो है ये 2 तरह के प्रोटीन बनाता है, फिब्रिनोजिन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन। ये 2 वो चीजें हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग करने में मदद करती हैं। कहीं चोट लगता है तो वहां पर फिब्रिनोजिन प्रोथ्रोम्बिन्स ये पहुंचते हैं और कोलेजन फाइबर का एक जाल बनाते हैं टूटी फूटी कोशिकाओं की जगह पे, और वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो सर विटामिन के का तो कोई योगदान समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि लिवर के फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ये जाते हैं टूटी फूटी जगह पर या चोट वाली जगह पर, थक्का जमाते हैं, तो फिर तो ब्लड की क्लॉटिंग फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा होनी चाहिए। विटामिन के का क्या योगदान है? देखिए, लिवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लगातार बनते रहें, इसके लिए जिम्मेदार है विटामिन के। तो विटामिन के डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली याद रखिएगा ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये उन विशेष प्रोटीनों को बनवाने में मदद कर रहा है जो रक्त का थक्का बना रहे हैं। बताने की कोशिश करो, यहां तक क्लियर है क्या? एक बार मुझे जल्दी से बताओ भाई, फटाफट सभी लोग। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर देखा कि आपका जो विटामिन के है वो किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के जो होता है वो 3 प्रकार का होता है भाई। कितने टाइप का होगा? हमारे 3 टाइप का होगा। सबसे पहला टाइप जो होगा वो K1 होगा, जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं। क्या कहेंगे? K1 या फिर आपका विटामिन के भी इसे कह सकते हैं, जिसका नाम फिलोक्विनोन होगा भाई, आपका फिलोक्विनोन। साथ ही साथ बात करते हैं विटामिन K2, जिसे हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं? विटामिन K2 को हम जानते हैं मीनाक्विनोन के नाम से, मीनाक्विनोन। और लास्ट में विटामिन K3 होगा, जिसे हम सभी लोग कहते हैं मीनाडियोन, मीनाडियोन। तो ये 3 तरह का होगा। सबसे पहले आपका फिलोक्विनोन,
सेकेंड मीनाक्विनोन, थर्ड हमारा मीनाडियोन। ये विटामिन के क्या है, बेसिकली आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो अब चूंकि एग्जाम का स्तर बढ़ रहा है तो के या K1 तो सबको पता है, फिलोक्विनोन या फिनाडीन, K2 और K3 भी। इसी प्रकार मैंने D1, D2, D3 भी आपको यहां पर बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका विटामिन आप कह सकते हैं आपका के हो जाएगा, ठीक है भाई। तो के आपके 3 टाइप यहां पर है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 विटामिन हमने यहां पर कवर अप कर लिए, जो आपके कौन से थे, आपके वसा में घुलनशील थे, ए, डी, ई और के। अब हम नेक्स्ट जो विटामिन हैं और साथ ही साथ आए हुए क्वेश्चंस जो विटामिन से एग्जाम में है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी और उसके सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन पी सिट्रिन, और साथ के साथ जो रेलवे एग्जाम्स में आए हुए तमाम क्वेश्चन विटामिन चैप्टर से हैं। तो इस वीडियो को बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। साथ के साथ नेक्स्ट चैप्टर में वाटर सॉल्युबल विटामिन की वीडियो प्लस आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कवर अप करा दूंगा। तो ये पार्ट 1 विटामिन का आपको कैसा लगा, बढ़िया लगा, क्या कुछ नई चीजें आपने यहां से सीखी, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अब आपकी जो रेलवे की समस्या है साइंस की वो दूर हो चुकी है। कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं इसी कैरियरविल रेलवे एग्जाम्स में कवर अप कराने वाला हूं, वो भी शानदार तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ। और एक भी क्वेश्चन याद रखिएगा, लिटरली मैं आपसे बता रहा हूं, वादा रहा तुमसे, दावा नहीं कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, क्योंकि दावे झूठे हो सकते हैं लेकिन किया हुआ वादा हर कोई निभाता है। जनरली मैं और कैरियरविल परिवार तो जरूर निभाते हैं। तो आपसे वादा रहा कि बहुत ही बेमिसाल शानदार कंटेंट आपको साइंस का यहां मिलने वाला है। तो क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरी वीडियो के अंदर वाटर सॉल्युबल विटामिन और आए हुए क्वेश्चंस बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कवर अप करूंगा। साथ के साथ कुछ वन शॉट जिसके अंतर्गत आपके जैसे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स हैं, डिजीज वाला चैप्टर है ना, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जो भी चैप्टर आपके रेलवे लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।